हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम रिसर्च, बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड इसके अलावा आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने तरह की रिसर्च होती है। हमारा स्पेशल फोकस रहेगा यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के कि जिस तरह के एग्जाम आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के कंटेंट आपको कवर करवाया जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये एक डेमो लेक्चर है और ये जो डेमो लेक्चर है ये हमारे पेड क्लास का एक पेड क्लास जो है, पेड बैच जो है उसका एक फ्री वर्जन, एक फ्री क्लास हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी है। सो आज की इस क्लास को आप अटेंड करिए। आपको आज की क्लास अगर समझ में आती है, अच्छी लगती है, देन यू कैन गो विद द पेड कोर्स। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जितना भी कंटेंट है कंप्लीटली आपको अपडेटेड कंटेंट यहाँ पर हम कवर करवाएंगे। सो आपकी जो तैयारी है वो अपकमिंग सेशन की एग्जाम टारगेटेड ही होगी, इस बात की हमारी पर्सनल गारंटी, और कंप्लीटेड अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करवाएंगे। यहाँ पर पेपर 1 के अलावा आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी भी करवाई जा रही है। तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। कंप्लीट कंटेंट जो है आपको बाइलिंगुअल मिलेगा पेड कोर्स में, और 100 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइज इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और डिस्कस करते हैं रिसर्च एंड इसके टाइप्स। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च होती क्या है, व्हाट इज रिसर्च? गाइस यहाँ पे आपको पता दिख रहा होगा दैट इज सर्च। सर्च मतलब क्या होता है? खोजना। हम बोलते हैं ना कि मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे हैं या फिर मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, सर्च करना पड़ेगा, इनको ढूंढना पड़ेगा। तो रिसर्च का मतलब है दोबारा से ढूंढना। अब दोबारा से ढूंढने का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ, मैं इस डेफिनेशन को भी समझाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं अपनी आम भाषा में, जो हम एज ए फ्रेंड्स के तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे एक फ्रेंड दूसरे को समझाने की कोशिश करता है उस तरीके से, कि रिसर्च का मतलब है कि ऑलरेडी चीजें हैं वहां पर, उनको हमें रिसर्च करना है। जैसे ग्रेविटी है। अब जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, क्या न्यूटन ने जब ऑब्जर्व किया, क्या उससे पहले ग्रेविटी नहीं थी? ग्रेविटी थी, लेकिन उसने आइडेंटिफाई किया, उसको डिफाइन किया, तो उसको हमने कहा ग्रेविटी है। वो समझ रहे हैं आप लोग? तो जो चीजें हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, हमें उनको बस ढूंढने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको रिसर्च करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम बुकिश लैंग्वेज पे कि क्या इसकी मीनिंग होती है बाय डेफिनेशन। सो रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept, methodologies and understandings। क्या बोला जा रहा है कि अनुसंधान, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अनुसंधान बोलते हैं। अनुसंधान को नए ज्ञान के निर्माण या मौजूदा ज्ञान के नए और रचनात्मक तरीके से उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। या तो आप नई नॉलेज क्रिएट कर दो, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, या फिर ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका आप यूज करना स्टार्ट कर दो। मतलब उसको ऐसे डिफाइन कर दो कि ऐसा कुछ होता है। जैसे एरोप्लेन पहले नहीं होता था, एरोप्लेन नहीं होता था तो तब हम लोग व्हीकल का यूज करते थे जो हमारे रोड पे चलते हैं, उन व्हीकल्स का यूज करते थे, या फिर पानी वाले जो जहाज होते हैं उनका यूज करते थे हम लोग। लेकिन फिर देखा गया कि उड़ने वाले प्लेन भी बनने स्टार्ट हो गए। मतलब वो क्या है? दैट इज ए क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था, बट अभी क्या, हम लोगों ने उस चीज को रिसर्च किया, उस चीज को बनाया, इनोवेट किया। तो कोई नई नई चीज निकालना, दैट इज न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में उनको डिफाइन करना, इसको भी क्या कहा जाएगा? रिसर्च कहा जाएगा। सो दिस कुड इंक्लूड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च टू द एक्सटेंट दैट इट लीड्स टू न्यू एंड क्रिएटिव आउटकम्स। इसमें क्या होता है कि आप प्रीवियस रिसर्च का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी एनालिसिस किया जाता है। उनको एनालिसिस करते हुए आप नई चीजें इनोवेट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपका आज के टाइम पर हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, वो अचानक से नहीं बन गए कि अचानक से लैपटॉप बन गया, अचानक से कंप्यूटर बन गया। नहीं, बहुत पहले की बात है कि एक एबेकस बना था। एबेकस याद है? एबेकस जो था उसको कहा जाता है कंप्यूटर का पहला रूप, फर्स्ट स्टेज। एबेकस एक सिंपल कैलकुलेटर था जिसमें आप चीजें कैलकुलेट करते थे। तो वहां से इस आज के टाइम का जो लैपटॉप है, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनकी स्टार्टिंग यहां से हुई थी। अब अगर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या सुपर कंप्यूटर या फिर जो हम लोग लैपटॉप या मोबाइल फोन यूज करते हैं, क्या वो बन पाता है? नहीं बन पाता, क्योंकि अचानक से चीजें नहीं होती हैं। चीजें ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो होता है रिसर्च चलती रहती है, उन चीजों को हम इनोवेट करते रहते हैं। अब आज के टाइम पर हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं,
आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, कुछ बिल्कुल ही इनोवेटिव हो जाए, जैसे कि हम टेबल, जैसे हमारे घर में टेबल होती है, उस पे हाथ मारा ऐसे 2 बार, पता लगे टेबल पे स्क्रीन स्क्रीन लाइक उस पे डिजिटल तरीके से उसको हम यूज कर रहे हैं एज ए लैपटॉप। तो हो सकता है कि अपकमिंग डेज में इतनी ज्यादा इनोवेटिव हो जाए टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग देखते हैं ना आयरन मैन, जिसमें आप लोगों ने अगर आयरन मैन वाली मूवी देखी होगी, तो आयरन मैन में देखा होगा आपने कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो लोग। तो वो क्या है, वो वहां तक तब पहुंच पाए जब बेसिक जो रिसर्च है, जो बेसिक चीजें ऑलरेडी खोजी जा चुकी थी। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप रिसर्च करते हैं, प्रीवियस रिसर्च को यूज करते हुए, उनको एनालाइज करते हुए आप नई चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी आप जब रिसर्च पेपर लिखते हैं या फिर थीसिस लिखते हैं, तो उसमें लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि आपने कितना पढ़ा है इस टॉपिक को, पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, क्या आप उसके बारे में अवेयर हो, और अवेयर हो तो आपने क्या पढ़ा है, कहां से कितना पढ़ा है। तो लिटरेचर रिव्यू करना जरूरी होता है ताकि पता चले कि पहले इस एरिया में कितनी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, दैट इज शोध के प्रकार, कितने टाइप्स की रिसर्च होती है, और ये आपके एग्जाम के पर्पस से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। सो गाइज, फर्स्ट वन इज बेसिक रिसर्च। एक बेसिक रिसर्च वो रिसर्च कहलाती है जो कि नॉन कमर्शियल है, मतलब एज एन रिसर्च कंपनी में बैठ के नहीं करवाई जा रही है कि आप उसका पेटेंट करके एक उसको कमर्शियल यूज करेंगे, बल्कि एक बेसिक लेवल की रिसर्च है जो कि बुनियादी शोध जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ डेटा कलेक्टेड, इसमें डेटा कलेक्शन किया जाता है टू इनहांस नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो और उसी की बेस पर आप रिजल्ट ड्रॉ कर देते हो। द मेन मोटिवेशन इज नॉलेज एक्सपेंशन, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है, मुख्य प्रेरणा ज्ञान का विस्तार करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। इट इज नॉन कमर्शियल रिसर्च दैट डज नॉट फैसिलिटेट इन क्रिएटिंग और इन्वेंटिंग एनीथिंग, कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहे हो, बल्कि बेसिक तरीके से आप चीजों को सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन अ सिंपल फैक्ट, किसी सिंपल फैक्ट को आप डिटरमाइन करना चाहते हो, जैसे घर में आप लोग करते हो ना, अगर आप सेब काट के रख दो, एप्पल अगर हम काट के रख दे, तो और थोड़ी देर रखने के बाद वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, ये सुनो। तो इस तरह के जो रिसर्च वगैरह होगी, मतलब आप उसको सिंपल आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठंड के दिन में ज्यादा होता है, गर्मी के दिन में ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जो सिंपल आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने बेसिक जो चीजें आप उनको जानना चाहते हो, तो वो आपका बेसिक रिसर्च का पार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कमर्शियल यूज आप करने लग जाओगे, दिस इज नॉन कमर्शियल। स्टडी एक्सेसिंग वेदर स्ट्रेस लेवल मेक पीपल मोर अग्रेसिव, क्या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, स्टडी एक्सेसिंग वेदर स्ट्रेस लेवल मेक मोर पीपल एग्रेसिव, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है तो क्या आप ज्यादा अग्रेसिव हो जाओगे। इस तरीके की जो सिंपल छोटी मोटी रिसर्च होती है, इनको ही हम बेसिक रिसर्च का पार्ट मानते हैं। और ये बेसिक रिसर्च गाइज, अगर हम इसका एक एग्जांपल और लें, जैसे आप अपने घर में ही देखो, अगर आप अपने घर में एज एन फीमेल, अगर आप घर में खाना बनाते हो और जो चावल आप बनाते हो, राइस जब बनाते हो, तो दो कुकर में 2 सीटी लगानी पड़ती हैं, ठीक है। आपने भाई एक दिन ऑब्जर्व किया कि 2 सीटी लगाने पे चावल बन जाते हैं, पता लगा नेक्स्ट नेक्स्ट डे मेहमान आ गए, अब बनेंगे थोड़े से ज्यादा चावल, तो कितनी सीटी मारनी पड़ेगी, कितना ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। इन चीजों को आप ऑब्जर्व करो डे बाय डे, फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया, सेकंड डे ऑब्जर्व किया, थर्ड डे ऑब्जर्व किया, इस तरीके से आप अपनी खुद की नॉलेज को बढ़ा रहे हो, खुद की नॉलेज का एक्सटेंशन कर रहे हो। कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर रहे आप इसमें, ठीक है, डज नॉट इन्वेंट एनीथिंग न्यू, आप कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी खुद की नॉलेज को बढ़ा रहे हो, दैट इज बेसिक रिसर्च। जैसे आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च के बेसिक्स, तो इसका मतलब क्या है कि आप रिसर्च के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जो स्टार्टिंग की नॉलेज है, उसको जानना चाहते हो कि कैसे होता है, तो उसको हम बेसिक कहेंगे। अब बेसिक का तो मतलब बेसिक ही होता है ना, आपको पता होगा, बेसिक का मतलब स्टार्टिंग लेवल, इनिशियल लेवल की जो चीजें आप जानना चाहते हो। तो इसमें गाइस होता क्या है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज रेदर देन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि आप सिंपल अपनी नॉलेज का एडवांसमेंट करना चाहते हो। आप इसमें क्या करते हो, सिंपली उन्नति करते हो, किसकी, अपने नॉलेज की, मुख्य रूप से किसी विशेष समस्या को हल करने के बजाय ज्ञान की उन्नति, ज्ञान की उन्नति के ऊपर फोकस होता है, ना कि किसी समस्या को हल करने के ऊपर इसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बेसिक रिसर्च क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि क्या बोला जा रहा है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान बोलते हैं इसको हम। अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो आपकी एक्चुअल में रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिससे आप जूझते हो, उसको सॉल्व करना आपकी अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। दिस टाइप रेफर्स टू द स्टडी दैट हेल्प सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का इसके अंदर यूज किया जाता है। तो गाइस इस शब्द को याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता, बस याद हो जाना चाहिए कि जहां भी बात की जाए कि
कौन सी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। आंख बंद करके लगा देना कि ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले कि वो डेफिनेशन से पूछेंगे, मतलब अप्लाइड रिसर्च क्या होती है ये ना पूछ के ये पूछ लेंगे कि जिसमें साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं उसको कौन से रिसर्च कहते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि एनटीए अब के किसी भी तरह के क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में, ठीक है, तो हमें हर तरीके से चीजों को प्रिपेयर रखना है। तो गाइज यहां पर रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ये दो वर्ड आप याद कर लो कि एक तो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैं बताता हूं कौन कौन से वर्ड आपको याद करने हैं। यहां से पहला वर्ड है कि आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है, पहली चीज तो ये। दूसरा कि इसके अंदर साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, दूसरी चीज ये आपको याद रखनी है। तीसरा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं, एक तरीके से बिल्कुल ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम है आपकी, उनको आपको सॉल्व करना होता है। तो इन चीजों को, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। कुछ भी करो, रट लो, याद कर लो, सब दिमाग में बिठा लो, कुछ भी कर लो, बस ये हो जाना चाहिए। Studies play an important role in solving issues that impact the overall well-being of humans. For example, finding a specific cure for a disease. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ही दे दिया कि अगर आप किसी बीमारी के विशिष्ट इलाज खोजना चाहते हो, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अभी कोरोना काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अगर कोरोना का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया कि कोरोना का इलाज ढूंढना, उसके लिए एक स्पेसिफिक क्योर ढूंढना किस रिसर्च का पार्ट होता है, मतलब कौन सी रिसर्च कहलाएगी, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, यस और नो, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, और दूसरा इसमें साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाएगा इसको रिसर्च करने के लिए, तो ये आपकी अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। क्लियर हो गई चीजें, समझ में आ गया, एग्जांपल भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी डाल दी है ताकि अगर कई बार क्या होता है कि आपके ना दिमाग, जो आपका माइंड होता है वो उस तरीके से काम करता है कि अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आती, एग्जाम्पल समझ में नहीं आते, तो कई बार आपको ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो पिक्चर को देख करके समझ में आ जाता है। फिर बाद में कभी 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर आपसे पूछा गया कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती, तो शायद आपको एक पिक्चर याद आ जाएगी, सर ने यहाँ पर एक पिक्चर डाली थी जो अप्लाइड रिसर्च वाले पेज पे हमने देखा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो इसलिए मैंने पिक्चर भी डाल दी जगह जगह पर जहां पर मुझे लगा कि यहाँ पर आपको डालनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड रिसर्च अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। अब ये देखो नाम से पता चल रहा है, यहां पर आपको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च का मतलब क्या है कि भाई एक प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हो। ये रिसर्च तब तक नहीं करी जाती जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है तो रिसर्च करी जाएगी, अदरवाइज शांति से बैठे रहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू फाइंड आउट रेलेवेंट सॉल्यूशन, ठीक है। पहले में प्रॉब्लम को समझना है, फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करना है। द टर्म प्रॉब्लम रेफर्स टू मल्टीपल चॉइस और इश्यूज व्हेन एनालाइजिंग ए सिचुएशन। तो जो प्रॉब्लम है उसमें मल्टीपल तरह के इश्यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिंगल प्रॉब्लम हो, तरह तरह के इश्यूज हो सकते हैं। इसको बोलते हैं समस्या उन्मुख अनुसंधान, मतलब समस्या की वजह से ही अनुसंधान की जा रही है, अगर समस्या नहीं होगी तो अनुसंधान नहीं किया जाएगा। किसी स्थिति का विश्लेषण करते समय समस्या शब्द का कई विकल्पों या मुद्दों को संदर्भित करता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पर ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि क्या बोला जा रहा है। कई बार डेफिनेशन समझ में नहीं आती, बट एग्जांपल समझने के बाद आपको समझ में आ जाता है। तो एग्जांपल है इसका, रेवेन्यू ऑफ कार कंपनी हैज डिक्रीज बाय 12% इन द लास्ट ईयर। एक कार कंपनी है, सपोज कुछ भी ले लो, मारुति सुजुकी ले लो, महिंद्रा ले लो, कोई भी कार कंपनी है, तो इसमें 12% जो है इसका रेवेन्यू डिक्रीज हो गया लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। द फॉलोइंग कुड बी द प्रोबेबल कॉज। अब इसका कॉज मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है, प्रोबेबल मतलब कहने का हिंदी में क्या बोलेंगे, संभावित कारण क्या हो सकता है इसका। देयर इज नो ऑप्टिमम प्रोडक्शन, पुअर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, नो एडवर्टाइजिंग और इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के, तो एक सिंगल प्रॉब्लम ना हो करके, जैसे एक इस कंपनी के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है, इस कंपनी की मेन प्रॉब्लम है कि इनका जो रिवेन्यू है ना, जो पैसे कमाने की क्षमता है वो 12% से कम हो गई है। दिस इज द प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना है। तो इस प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे ऑप्टिमम प्रोडक्शन, शायद प्रोडक्शन उस लेवल का ना हुआ हो, जैसे 100 कार बेचनी थी लेकिन 80 कार का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से हम टोटल 100 कार बेच नहीं पाए, जिससे हमारा रेवेन्यू कम हो गया। तो हो सकता है कि उतने लेवल का प्रोडक्शन ना हो पाया हो, क्वालिटी अच्छी ना हो ताकि लोगों ने खरीदा नहीं उस चीज को, और एडवर्टाइजिंग हमने नहीं करी, हमने बताया नहीं कि भाई हम सेल कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में। इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो ऐसे में इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, इंडिया की पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही है। तो ऐसे में
मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के, तो हमें क्या करना है, इस रिसर्च के थ्रू हम इन कॉजेस को पहचानने की कोशिश करते हैं कि मेन रीजन क्या है, हमारी जो रेवेन्यू कम क्यों हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीपल कॉजेज हो, जैसे कोरोना चला है तो इसकी वजह से भी कम हो सकता है, और हो सकता है कि कंपनी ने एडवर्टाइज भी उस लेवल का ना किया हो, तो हो सकता है कि मल्टीपल कॉजेज भी हो सकते हैं। अब आपको जब कॉजेज पता चल जाते हैं, जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई, फिर तो आगे का तो कुछ करना ही नहीं है। आगे क्यों नहीं करना, क्योंकि पता लग गया कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो इसी से हमें ओवरकम करना है। जैसे एडवर्टाइजिंग नहीं कराई तो आप एडवर्टाइजिंग करवानी है। इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने का वेट करो या उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो अगर एक बार प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसी में ही उसका आंसर छिपा होता है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। इस कंपनी को ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं है जब तक कि प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम हो गई, 12% से रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉब्लम हो गई कंपनी के साथ, अब उसे रिसर्च करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कंपनी रिसर्च तब तक नहीं करती है, या फिर ये वाली रिसर्च तब तक नहीं करी जाती जब तक कि प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम हो गई, रिसर्च स्टार्ट, भाई क्या दिक्कत होगी आप पता करो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तभी इस रिसर्च को किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब नाम से पता चल रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की रिसर्च का मतलब है कि रिसर्च ही इसलिए की जा रही है ताकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़े। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे अभी हमने देखा ना, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च की प्रॉब्लम थी तो रिसर्च करने हम आए हैं, और यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, क्या प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों सेम नहीं है, बस आपस में रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपस में एक जैसी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड बाय कंपनीज टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने पर फोकस किया जा रहा है। पहले फोकस किस पे किया गया, पहले फोकस किया गया प्रॉब्लम पे, कि प्रॉब्लम क्या है। एक बार प्रॉब्लम पता चल गई तो अब ये करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च करनी कि भाई आप इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके ऊपर जो रिसर्च होगी दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूजेस अप्लाइड रिसर्च। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स होते हैं इस रिसर्च के अंदर हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो अब आप बताइए मुझे कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अपने मन में आंसर करना है, मतलब ऐसे तो आप आंसर कर नहीं सकते मुझे, बट सोचिए कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। आगे मत बढ़ो, आगे कुछ मत देखो इस पीपीटी के अंदर, इस पेज में बस आंख बंद करके सोचो कि सर ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। बताइए जल्दी से, सब लोग सोचेंगे भाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी सोचिए कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने एक्सप्लेन किया था। अप्लाइड रिसर्च होती है जहां पे आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो यूजिंग साइंटिफिक मेथड। याद है मैंने कहा था दो चीजें याद कर लो, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम और साइंटिफिक मेथड, बस वही है। अप्लाइड रिसर्च आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको आपको रट लो, अच्छे से बिठा लो दिमाग में, कुछ भी कर लो, बस ये हो जाना चाहिए। अप्लाइड रिसर्च भूल गए ना तो भाई साहब हो गया काम, कट जाएगा आपका, क्या मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, मतलब पढ़ने के बावजूद भी अगर आप इन चीजों को भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अप्लाइड रिसर्च याद रखनी है मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे नालायक भी होंगे तो भूल गए होंगे, तो मैंने अप्लाइड रिसर्च यहाँ पर दोबारा से डाल दिया है। दोबारा सुन लो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। इट इज डिजाइन टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन एट एम्ड एट सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब है रियल लाइफ प्रॉब्लम। This scientific method of study and research is used in business, medicine, and education in order to find solution that may improve health, solve scientific problem और develop new technology। तो ये डिफरेंट फील्ड में भी यूज होता है। जरूरी नहीं कि हेल्थ की फील्ड में हो, या आपका बिजनेस की फील्ड में भी होता है, मेडिसिन की फील्ड में होता है, एजुकेशन की फील्ड में होता है, डिफरेंट फील्ड में हो सकता है। तो सिंपल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो बस वही है। तो गाइस आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम जनरली अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं, मतलब कहने का है कि हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं ताकि जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो बिजनेस का रेवेन्यू कम होता जा रहा है, जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, ये भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है आपके। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस दैट इज अबाउट इंक्वायरी। इसमें पूछताछ की जाती है, इसमें मेन फोकस रहता है आपकी पूछताछ करने पर। इट हेल्प्स क्रिएट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन देयर नेचुरल सेटिंग्स। दिस इज ए नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं उनके खुद के एनवायरमेंट में, प्राकृतिक जो उनका एनवायरमेंट है उनमें चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये आपका नॉन स्टैटिस्टिकल है। नॉन स्टैटिस्टिकल का मतलब है कि इसमें
नंबर का यूज नहीं किया जाता, गैर सांख्यिकीवादी है, संख्याओं का यूज ना करते हुए हमें रिसर्च करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की कोई कितनी मेहनत करता है इस चीज पे रिसर्च करना चाहते हो, लेडीज ज्यादा मेहनत करते हैं फीमेल, या फिर मेल ज्यादा मेहनत करते हैं, या ट्रेंड पीपल ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, या फिर नॉन ट्रेंड अनस्किल्ड पीपल काम कर पाते हैं। इस तरीके से जो रिसर्च करनी होती है, मतलब आप क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 1-to-1 इंटरव्यू, आप इंटरव्यू ले रहे हो एक दूसरे बहुत सारे इंप्लॉयज का, आपने 1-to-1 इंटरव्यू लेके देखा कि भाई कौन कितनी किस तरीके से काम कर रहा है। केस स्टडी बेस्ड जो रिसर्च होती है, मतलब कोई केस हो गया, जैसे विजय माल्या का केस हो गया था एसबीआई के साथ, पीएनबी का केस हो गया था नीरव मोदी के साथ, ऐसे फाइनेंस के बहुत सारे केसेस हो रखे हैं, ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे केसेस हो रखे हैं। तो केस स्टडी बेस्ड भी रिसर्च होती है, आप केस स्टडी करते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी प्रॉब्लम होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और नेक्स्ट टाइम से इसको हमें नहीं करना है। तो इस तरीके की जो रिसर्च वगैरह होती है वो सब आपकी क्वालिटेटिव मेथड्स में डाल दिए जाते हैं। ये हो जाएगी आपकी क्वालिटेटिव मेथड, दैट इज गुणात्मक शोध। गुण देखते हैं इसमें, हम नाम से पता चला होगा ना गुणात्मक का मतलब क्या है, कि गुण देखेंगे हम, गुण के ऊपर बात हो रही है, ना कि संख्याओं के ऊपर हम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पर कुछ और डाल दिए, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। कितने टाइप्स की होती है क्वालिटेटिव मेथड, तो 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। फोकस ग्रुप क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वाले स्लाइड में। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है मैं आपको ये भी बताऊंगा आज की क्लास में। गाइज याद रखना, एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। आई रिपीट, एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। अब हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एथनोग्राफिक रिसर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीज बता दो, नहीं तो हमें तो भूल जाएंगे, हमारी तो वॉट लग जाएगी। कोई बात नहीं, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, भी डोंट वरी। नेक्स्ट आपका केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च क्या होती है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि आप रिकॉर्ड रखते जाते हो, रिकॉर्ड के बेस पे देखते हो कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कैसा है। तो मतलब क्वालिटी बेस्ड यहाँ पर चीजें होती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, आप क्वालिटी का ऑब्जर्वेशन करते हो कि कोई पर्सन कितना पंक्चुअल है, कितने टाइम से आता है, या कितनी मेहनत से काम करता है। सब जो चीजें आप मतलब कहने का क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। अब मैं आपको 3 चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक तो फोकस ग्रुप एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एथनोग्राफी एक्सप्लेन करूंगा, और केस स्टडी रिसर्च जो इनको इनको 3 को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आई थिंक ये आपको पता होगा, 1-to-1 इंटरव्यू रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि आप रिकॉर्ड रखते जा रहे हो चीजों का, और फिर उसके बाद आप देखते हो कि कौन किस तरीके से मेहनत करता है। जैसे मुझे जानना है कंपनी में कि जो मेरे 30 इंप्लॉई हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कौन अच्छा है कौन बेकार है, तो मैं रिकॉर्ड कीपिंग करूंगा। मतलब देखूंगा कि कौन टाइम से आता है, 9 बजे की टाइमिंग है अगर कंपनी में आने की, तो देखूंगा कि भाई कौन टाइम से आता है, तो मैं रिकॉर्ड कीपिंग करूंगा डेली बेसिस पे। 30 दिन मैंने 1 महीने का रिकॉर्ड देखा और देखा भाई मिस्टर ई जो है हमेशा टाइम पे आता है, इसका मतलब है कि मिस्टर ई पंक्चुअल है और वो अच्छे से कंपनी के लिए डिवोटेड है, मतलब अच्छे से काम करता है। तो ये क्या एक तरीके से आप रिसर्च कर रहे थे इंप्लॉयज के ऊपर, जिसमें आपने ये पाया कि मिस्टर ए बहुत एक अच्छा हमारा इंप्लॉय है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग वाला एग्जांपल हो जाएगा। और क्वालिटेटिव मैंने बता ही दिया है कि आप सिंपली क्वालिटी पे फोकस करते हो, चीजों कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना मेहनती है, इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। सिंपली आपको ऑब्जर्वेशन करनी है और इसके बेस पे आप रिजल्ट ड्रॉ कर देते हो कि भाई ये बंदा जो है अच्छा है। तो अब मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, फोकस ग्रुप, एथनोग्राफिक एंड केस स्टडी। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप इन रिसर्च क्या होता है गाइस, नाम से पता चल रहा होगा कि एक ग्रुप है जिसको लेकर के आप स्टडी करना चाहते हो। सो फोकस ग्रुप इज अ मार्केट रिसर्च method that brings together 6 to 10 people in a room to provide feedback regarding a product, service or concept or marketing campaign. A trained moderator leads to 30 to 19 discussion within the group that is designed to gather helpful information. कहने का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप हमने चूज किया जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और इसके जो मेंबर्स रहेंगे, जो ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे इस ग्रुप के, वो हमारे कंप्लीटली वो पीपल हैं जिनसे हमें फीडबैक लेना है। अब फीडबैक जो है आपका एक प्रोडक्ट का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, कंसेप्ट का, मार्केटिंग कैंपेन का, बहुत सारे। जैसे सपोज करो यहाँ पर मोर देन 50 स्टूडेंट्स ने मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, 50 बच्चों ने ज्वाइन किया। अब जब ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें से 15 से 20 बच्चों को मैं ऐसे ऑन एन एवरेज ले लूंगा और उनसे कॉल पे या फिर अपने पास बुला करके व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस पे इस तरीके से कुछ करके मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि बच्चों बताओ आपको क्रैश कोर्स कैसा लगा, समझ में आया, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मैंने डाला था, क्या ये चीज अच्छी लगी आपको, मॉक टेस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड किए, क्या अच्छे लगे, और कोई फर्दर आप चाहते हैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट। इस तरीके से कहने का मतलब है कि मैं अपनी सर्विस का या जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है इन चीजों का मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ अपने फोकस्ड ग्रुप से। अब फोकस्ड ग्रुप क्या होता है, जो कि एक हमारा मेन ग्रुप है, जो कि मतलब एक तरीके से उनका जो ओपिनियन रहेगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस ग्रुप।
सो ये आपका रिसर्च का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहा हूँ अपने सर्विस को लेकर के कि हम कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं और फर्दर में इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आप मतलब कहने का मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि फोकस ग्रुप एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल है। अभी हम क्वालिटेटिव रिसर्च ही कर रहे हैं, तो फोकस ग्रुप क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। और कहीं ना कहीं मैं अपने सर्विस की, अपने कैंपेन की मैं क्वालिटी को और इंप्रूव करना चाहता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, आपके क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें एथनोग्राफिक रिसर्च। अब एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, नृवंश विज्ञान अनुसंधान। हिंदी वाले बच्चों याद कर लो प्लीज इसको, इस वर्ड को, थोड़ा सा टफ है। नृवंश विज्ञान अनुसंधान क्या है, समझ लेते हैं एक बार। एथनोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कल्चर। यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल के कल्चर पे स्टडी करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू हिच कल्चर। Ethnography, simply stated, is the study of people in their own environment through the use of methods such as participant observation। यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू भी ले सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च। अब ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो क्यों जरूरी है करना और क्यों की जाती है, देखो आज के टाइम पे ना ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है कि कोई अमेरिका का पर्सन इंडिया में काम करने आ सकता है, इंडिया का पर्सन अमेरिका में काम करने जा सकता है। अच्छा ये छोड़ो, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। अपने नॉर्थ इंडिया का पर्सन, दिल्ली का कोई पर्सन बैंगलोर काम करने जाता है और जाते ही है। दिल्ली का एक पर्सन तमिलनाडु केरल चला गया काम करने, बैंगलोर चला गया काम करने, या बैंगलोर का कोई पर्सन दिल्ली आ गया काम करने के लिए, दिल्ली में काम कर रहा है, वो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर बन के। तो इनके जो कल्चर है ना बहुत अलग होते हैं। जैसे बैंगलोर और साउथ इंडिया के जो कल्चर है थोड़े से अलग रहेंगे, और दिल्ली का और हमारे नॉर्थ इंडिया का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। किस सेंस में, बात करने के तरीके में, ये सुनो, एक्सप्लेन करने के तरीके में, चलने फिरने के तरीके में, काम करने के तरीके में बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। तो गाइज इन चीजों से कैसे ओवरकम किया जाए, जैसे आप सपोज करो दिल्ली में आपकी कंपनी है, कंपनी है आपकी एबीसी लिमिटेड। अब इस कंपनी में आपके 5 इंप्लॉय साउथ इंडिया के हैं और 10 इंप्लॉय आपके नॉर्थ इंडिया के हैं, मतलब विद इन दिल्ली आपके 10 इंप्लॉय है, 5 इंप्लॉय आपके साउथ इंडिया से हैं, टोटल 15 इंप्लॉय हैं। तो आप इनसे आपको काम करवाना है, तो इन 5 का कल्चर अलग है, 10 का कल्चर अलग है। अब इनको आपस में घुलाना मिलाना है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, दैट इज एथनोग्राफिक रिसर्च, कि आप समझो कि ये 5 कैसे डिफरेंट है इन 10 से, और ये 10 कैसे डिफरेंट है इन 5 से। तो इनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकल के आएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ये आपको आपस में घुलाने मिलाने में काम आएंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। जब आप कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो ओरिएंटेशन रखा जाता है, या आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हो तो कॉलेज में भी ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पहला दिन जिसमें आपको चीजें एक्सप्लेन की जाती है कि भाई हमारी कंपनी के रूल्स या कॉलेज के रूल्स वगैरह क्या हैं, हमने क्या अचीवमेंट कर रखी है और हमारे यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये जो है आपस में घुलाने मिलाने के लिए कराया जाता है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल कल्चर के ऊपर स्टडी करना चाहते हो। गाइस ये वाला वर्ड याद कर लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, घुसा लो दिमाग में, कुछ भी कर लो, हो जाना चाहिए याद कि सर ने कहा था कि एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कल्चर। बस इतना सा आपको याद रखना है गाइस, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, दोबारा बोल देता हूं, एग्जाम के लिए एथनोग्राफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। हिंदी वाले बच्चे, नरवंश विज्ञान क्या होता है, व्यक्तिगत संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन ही नरवंश विज्ञान कहलाता है। याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। यहाँ मैंने यहाँ पर डायग्राम भी डाल दिया, पिक्चर डाल दी है, आपको पता चल जाएगा कि पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं। अमेरिका में अलग कल्चर है, इंडिया में अलग कल्चर है, और हमें इस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर सभी के साथ मिलकर के काम करना होता है। इसलिए हमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो कल्चर्स हैं उनको समझने की जरूरत पड़ती है कि कौन इंसान कैसा है। इसके लिए आप ऑब्जर्वेशन करते हो या फेस टू फेस इंटरव्यू भी ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप इन चीजों को समझ करके इन मेथड्स का यूज करते हुए एथनोग्राफिक रिसर्च करते हो। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ गया, इंग्लिश मीडियम वाले सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल एक ही वर्ड याद रखना है, इंडिविजुअल कल्चर को समझना ही एथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है। और गाइस मैं बता रहा हूँ बार बार, 99% चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका केस स्टडी रिसर्च। व्हाट इज केस स्टडी रिसर्च? केस स्टडी रिसर्च क्या होती है, ये तो बच्चों का खेल है, बचपन से पता होगा आप लोगों को। केस स्टडी का मतलब क्या है कि जो भी एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, मतलब कहने का कि एक केस है, एक केस बन चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर आप रिसर्च करो, जानना चाहते हो कि क्या हो गया था वहां पर।
A case study is a research approach that is used to generate in-depth, multifaceted understanding of complex issue in its real life context. रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो चीजें एक्चुअल में हुई थी, उनकी रिसर्च की जा रही है। तो ये क्या आपकी केस स्टडी रिसर्च कहलाती है। इट इज एस्टैब्लिश्ड रिसर्च डिजाइन दैट इज यूजुअली एक्सटेंसिवली इन वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, पर्टिकुलरली इन द सोशल साइंस। सोशल साइंस में सबसे ज्यादा की जाती है। केस स्टडी एक शोध दृष्टिकोण है जिसका उपयोग वास्तविक जीवन के संदर्भ में एक जटिल मुद्दे की गहन बहुआयामी समझ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हिंदी में तो बड़ा टफ है ये चीजें, तो मैं थोड़ा सा इसको और आम भाषा में बता देता हूं कि जैसे मैंने अभी बताया था ना कि पीएनबी के साथ केस हो गया था नीरव मोदी का, अभी कुछ टाइम पहले नीरव मोदी का केस नहीं हो गया था, लोन वगैरह का कुछ केस हो गया था। तो ये क्या, अब ये रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। और ये केस स्टडी है कि एक बैंक किस तरीके से फंस जाती है लोन देने में, और ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि लोन देने में फंस गई है, बैंक प्रॉब्लम में आ गई, फाइनेंशियल इश्यू हो गया एक बहुत बड़ा। तो एक तरीके से केस स्टडी आप इसकी रिसर्च करना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया था, ऐसा बैंक ने क्या कर दिया कि अभी प्रॉब्लम में आ गई। तो अगर आपने चीजों पर रिसर्च करी, और रिसर्च इसलिए करना जरूरी होता है ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो उसको बोलते हैं हम लोग केस स्टडी रिसर्च। सिंपल है, तो आप लोग कॉलेज में भी केस स्टडी करते ही होंगे, कॉलेज में भी कराया जाता है ना। मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया, जैसे यहाँ पर कई बार रिसर्च पेपर भी लिखे जाते हैं इस तरीके से। रिसर्च पेपर का टाइटल इस तरीके से होता है कि इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ मल्टी कल्चरिज्म ऑन मार्केटिंग प्रैक्टिस, अ केस स्टडी ऑफ मैकडोनल्ड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर है, जैसे इंडिया में अपना मल्टी कल्चर है, तो ऐसे में मैकडोनल्ड की केस स्टडी के ऊपर आप मैकडोनल्ड के ऊपर आप एक रिसर्च पेपर लिख सकते हो, और मतलब इस पर रिसर्च की जा सकती है। जैसे इंडिया में मल्टी कल्चर है, आप सपोज करो मैकडोनल्ड जो है बर्गर वगैरह देते हैं, ये एक ऐसी कंट्री में सेल करना स्टार्ट करते हैं अपना मैकडी का चिकन वाला बर्गर, जहां पर नॉनवेज नहीं खाया जाता है, तो ऐसे में इनका बिजनेस चलेगा ही नहीं, ये सुनो। तो ऐसी चीजों पे इन्हें पहले से रिसर्च करनी होती है, और ये जनरली केस स्टडी बेस्ड रिसर्च होती है। सपोज करो आपका एक बिजनेस है जो कि बर्गर का बिजनेस है, बट आप नए नए मार्केट में आना चाहते हो, तो आप पहले केस स्टडी रिसर्च करोगे कि क्या पहले से कुछ ऐसा होके रखा है, मतलब पहले से कोई ऐसा है जिसने बर्गर बेचा हो मार्केट में और उसके साथ प्रॉब्लम हो गई हो। तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो। ऐसे एक बैंक है, सपोज करो आप एक 10-15 लोग मिलकर के बैंक खोलना चाहते हो, और वही आप पीएनबी नीरव मोदी वाला केस स्टडी करोगे, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई थी ताकि हमारे साथ वो प्रॉब्लम ना हो जाए दोबारा से। तो ऐसी जो रिसर्च की जाती है वो आपकी केस स्टडी बेस्ड रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, सॉरी ये डेफिनेशन में, सॉरी ये ना बाय मिस्टेक हो गया है, ये क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, ये गलती से क्वालिटेटिव लिखा गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इट इज स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग इट टू ड्रॉ कंक्लूजन। अनलाइक क्वालिटेटिव मेथड, दिस मेथड यूज कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। सिंपल है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक शोध का मतलब होता है कि इसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है और निष्कर्ष निकालना है। क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है, उसमें हम डेटा कलेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। बट इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब डेटा कलेक्शन होता है, और उसको कंप्यूटेशनल, मतलब उसको एज ए कंप्यूटेशनल का मतलब है कि एज एनालाइज भी करते हैं, हम उनको एनालाइजिंग किया जाता है डेटा का कलेक्शन के बाद। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑनलाइन सर्वे करवाए जाते हैं, क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है, पोल करवा लेना, ठीक है, और बहुत डिफरेंट तरह के जो टूल्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो सर्वे क्वेश्चनर पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी अपना ओपिनियन जानने के लिए जीतेंगे हारेंगे कौन सा वाला डेटा, किस तरीके का टूल यूज करते हैं, तो जनरली वो सर्वे करवाते हैं, फिर क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं, और मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वहाँ पे मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग फिलहाल थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट रिसर्च, इसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है गाइस, इसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और दोबारा से इंपॉर्टेंट है, दोबारा से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कहा जाता है इसको। इट इज ए कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड विदाउट इन्फेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। मतलब रिसर्चर जो है, जो रिसर्च करना चाहता है, जो जांच करने आया है शोधकर्ता, उसके हस्तक्षेप के बिना तथ्य होने के बाद जांच शुरू की जाती है। मतलब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फैक्ट ऑलरेडी हो चुका है और अब उसके ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, जैसे
एरोप्लेन क्रैश हो गया। अब ये चीज जो है पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, दिस इज डन, ये जो फैक्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है, डन 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 डन। अब आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो कि भाई ऐसे क्यों हुआ, तो जो अब जो रिसर्चर आएंगे रिसर्च करने, उन्होंने इस एरोप्लेन को क्रैश नहीं करवाया जानबूझ के कि भाई क्रैश करो, हमें रिसर्च करनी है, हमें रिसर्च करने की खुजली हो रही है, हमें रिसर्च करनी है और प्लीज आप इसको क्रैश कीजिए। तो ऐसा नहीं है, जो रिसर्चर है उसने कुछ भी नहीं किया, जब वो रिसर्च करने आया तब ऑलरेडी जो फैक्ट था वो हो चुका था। इसके नाम से पता चला ना, एक्स पोस्ट फैक्टो। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है, और एक्स का मतलब क्या होता है, याद है, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड का मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, जो पास्ट में था ना उसकी रिसर्च की जा रही है। तो एक्स का मतलब क्या है, जो पास्ट की बात है, और पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि जो फैक्ट था ऑलरेडी हो चुका है, दैट हैज हैपेंड, ऑलरेडी वो क्रैश हो चुका है। अब उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या दिक्कत होगी थी, ताकि फर्दर फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो। इसमें एक एग्जांपल और डाला हुआ है, ये बुक का एग्जांपल, आई थिंक किसी बुक का एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या शायद मैंने कहीं देखा था तो मैंने इस एग्जांपल को डाल दिया। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन हाउ वेट इन्फ्लुएंस सेल्फ स्टीम लेवल ऑफ अडल्ट। एक रिसर्चर जो है वो जानना चाहता है कि जो वेट होता है ना आपका, जो वजन होता है बॉडी का, वो आपके सेल्फ स्टीम मतलब आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे कैसे अफेक्ट करता है। होता है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, पेट निकला होता है बाहर, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो ऐसे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि लोग थोड़ा डरे डरे रहते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे इस तरीके से। सो द पार्टिसिपेंट वुड बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, लाइक अंडर वेट, जिनका वेट अंडर वेट है मतलब कम वजन वाले हैं, नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उसने स्टूडेंट्स को, अपने कैंडिडेट्स को, एंड देयर सेल्फ स्टीम लेवल मेजर्ड। अब उनको चेक किया गया कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैसा है। तो ये क्या, ये आपका एक्स पोस्ट फैक्टो है, क्योंकि यहाँ पर अंडर वेट जो है या ओवर वेट है ये ऑलरेडी हो चुका है। ये रिसर्चर ने करवाया नहीं कि पहले ओवर वेट करवाओ फिर हमें रिसर्च करनी है इस पर्सन के ऊपर, नहीं, ऑलरेडी वो ओवर वेट है, ऑलरेडी वो अंडर वेट है, उनको ऑलरेडी उठाया गया वहां से और फिर उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि भाई इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या इनके वजन की वजह से, क्या इनकी वेट की वजह से अफेक्ट होता है, नहीं होता। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है जहां पर रिसर्चर सिर्फ रिसर्च करने आया है और जो फैक्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है, अब उस पर रिसर्च की जा रही है कि भाई इससे क्या असर पड़ता है, इससे क्या फर्दर कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने हर तरीके से समझा दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है, मैंने ये भी बोल दिया कि भाई एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब आपका एक्स एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड मतलब पास्ट वाला। तो ऐसी चीजें जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं, ऑलरेडी डन, वो चीजें हो चुकी हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। और इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल भी दे दिया आपको एरोप्लेन क्रैश का, और यहाँ पर एरोप्लेन क्रैश का मैंने पिक भी डाल दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि पास्ट की बात हो रही थी और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसलिए आप इस तरीके की रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सब मैंने डाल दिया, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। गाइस अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो यार फीडबैक दे दिया करो। आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, जहाँ पे हमारी ऐप आपने इंस्टॉल की थी वहाँ पर हमें 5 स्टार रेटिंग दे दो। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं एज ए टीचर, हमें बस आप लोगों का फीडबैक चाहिए होता है। तो आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, अभी आप तो कमेंट कर नहीं पाओगे क्योंकि यूट्यूब पे तो कमेंट कर देते थे, यहाँ पर प्ले स्टोर पे ही कमेंट कर सकते हैं आप। तो आपके जो विचार हैं अच्छे अच्छे उनको आप कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग फीडबैक दे देना गाइस, मैं आप लोगों की फीडबैक का वेट करूंगा। गाइस यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं जल्दी से, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, मतलब लक्षण कह सकते हैं, फिर आप विशेषताएं कह सकते हो। जैसे रिसर्च आपकी सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमेटिक का मतलब है कि व्यवस्थित तरीके से आपकी रिसर्च की जाती है। रिसर्च कभी भी अगर करी जाएगी तो हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है, ऐसा नहीं कि हसल वसल हो जाए, लाइक आप उत्पाद मचाना शुरू कर दो। और एक प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इन चीज़ों को लेकर के आगे स्टडी करते हो। पहले प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि भाई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए पास एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर निकालना चाहते हो। देन उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप देखते हो कि भाई हमें डेटा कलेक्शन करना है। डेटा कलेक्शन करते हो, उनको एनालाइज करते हो, फिर देखते हो कि क्या आपने जो क्वेश्चन निकाला था उसका आंसर निकला है, नहीं निकला, कंक्लूजन निकलता है उसके बाद, मतलब रिजल्ट निकलता है। फिर आप रिपोर्ट लिखते हो कि हाँ क्या आपने रिजल्ट निकाला है। तो कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हो, रिसर्च करते हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कंक्लूजन निकाल दिया फिर देख रहे हो कि भाई क्वेश्चन क्या था, तो ऐसा कभी नहीं होता। एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से रिसर्च जो है वो करी जाती है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये, बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। हमेशा लॉजिक लगाया जाएगा जब भी रिसर्च की जाएगी। ऐसा नहीं कि विदाउट लॉजिक आप कुछ भी रिजल्ट ड्रॉ कर दो। तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता है और साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं हुआ तो एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग तो उसमें लगाई जाती है।
डेटा और नॉलेज दैट इज डिराइव्ड इन रियल टाइम फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग्स। कहने का मतलब है कि जो डेटा आपने कलेक्शन किया है वो एक्चुअल में डेटा कलेक्शन होता है फ्रॉम नेचुरल सेटिंग्स। लाइक अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि कोरोना का असर, कोरोना कितना फैला है, कहाँ से फैला, तो मैं रियल टाइम डेटा उस चीज को उठाऊंगा और उसके ऊपर रिजल्ट ड्रॉ करूंगा। और ऐसे ही जो डेटा कलेक्शन होता है हमेशा ही आप अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है वहीं से डेटा कलेक्शन करते हैं। There is an in-depth analysis of all data collected so that there are no anomalies, that is discrepancy associated with it। मतलब एकत्र किए गए जो डेटा होते हैं उनका गहन विश्लेषण किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हो ताकि कोई विसंगति ना रह जाए। मतलब कहने का मतलब कोई कोई प्रॉब्लम ना आए, बाद में आपका जो रिजल्ट है वो सही निकले। तो जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है रिसर्च में। इसके बाद आता है रिसर्च क्रिएट्स अ पाथ फॉर जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब आपने रिसर्च करी तो हमेशा आपने आंसर ही निकाल दिया। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया था और एक आंसर निकालते हुए एक नया क्वेश्चन आपने निकाल दिया कि भाई इस क्वेश्चन का भी और खोजा जाना बाकी है। तो एग्जिस्टिंग डेटा हेल्प्स क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च। कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है वो कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, फर्दर आगे स्टडी की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो रिसर्च का स्कोप है वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा एक प्रॉब्लम, एक जो क्वेश्चन है वो क्रिएट बना ही रहता है। रिसर्च इज एनालिटिकल इन नेचर। हमेशा ही एनालिटिकल होता है बिकॉज एनालाइज करना जरूरी होता है। हमेशा डेटा कलेक्शन करने के बाद एनालाइज करना होता है। इट मेक्स यूज ऑफ ऑल अवेलेबल डेटा सो दैट देयर इज नो एम्बिजिटी इन इन्फरेंस। एम्बिजिटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। सभी डेटा उपलब्ध डेटा का उपयोग करता है ताकि अनुमान में कोई अस्पष्टता ना रहे। Accuracy is one of the most important aspect of research and the information that is obtained should be accurate and true in its nature। मतलब जो भी आपने डेटा कलेक्शन किया है, जो भी आपने वहां से रिजल्ट निकाले हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? सटीकता, सटीक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रिजल्ट निकाल दो, कुछ भी ड्रॉ कर दो। तो ऐसा नहीं है। जो भी आपने रिसर्च करी है आप ईमानदारी से करें, जो रिजल्ट निकाला है आप उसको ईमानदारी से बताएं कि क्या रिजल्ट निकाला गया है। कुछ भी मैन्युपुलेशन नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी एक अच्छी रिसर्च कहलाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने टाइप्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी डिस्कस करी है थोड़ी देर पहले, और अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझा दी है। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है। ऑल 10 यूनिट्स का एक एक टॉपिक मैंने उसके अंदर कवर किया हुआ है। इनफैक्ट वो टॉपिक भी कवर किए हुए हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस तरह के कुछ टॉपिक्स ऐसे भी देखने को मिले हैं अभी रिसेंट एग्जाम में, तो उन टॉपिक्स को भी मैंने अपने कोर्स में कवर करवाया हुआ है। सो आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाई जाएगी, और यहाँ पर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ हमेशा, कि अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। इसके लिए आपको एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न तैयारी करने की जरूरत है। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे, लास्ट जो एग्जाम हुए थे उसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक हुआ है। ये जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिनका नेट हुआ है या फिर जेआरएफ हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए एग्जाम क्रैक हुआ है क्योंकि हम जो यहाँ पे आपको तैयारी करवाते हैं, जो पेड कोर्स में क्लासेस चलती हैं, ये कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड एंड लिमिटेड कंटेंट होगा, और जो कंटेंट होगा वो टू द पॉइंट होगा, इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी। जितनी देर भी आपको क्लास दी जा रही है वो कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड होगी, और आपको यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कराने की कंप्लीट तरीके से आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सो इन सभी क्लासेस को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो? पेपर 1 के अलावा यहाँ पर कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस भी है, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, जैसे कि आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। तो गाइस, इन सभी कोर्सेज को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो? आप सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फिर से आपको इंस्टॉल कर लीजिए और जो अपनी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। Thank you so much for watching this video lecture. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then, keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.